भारतीय संविधान सभा द्वारा विश्व के सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र के लिए संविधान निर्माण का कार्य एक अद्वितीय ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यद्यपि आलोचकों ने इसके गठन, संरचना और कार्यप्रणाली को लेकर कई प्रश्न खड़े किए हैं, जिनका तार्किक खंडन तत्कालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से स्वतः हो जाता है। आलोचकों का प्राथमिक तर्क यह था कि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी और इसमें रियासतों के मनोनीत सदस्य थे, अतः यह जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसका सशक्त खंडन यह है कि उस समय भारत भीषण सांप्रदायिक दंगों, विभाजन की त्रासदी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। ऐसे में मतदाता सूचियों और संसाधनों के अभाव में तत्काल प्रत्यक्ष चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से असंभव था और राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु रियासतों का मनोनयन एक आवश्यक समझौता था। दूसरी आलोचना इसकी संप्रभुता को लेकर थी कि यह ब्रिटिश योजना की उपज थी, किंतु 15 अगस्त 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद सभा पूर्णतः संप्रभु हो गई थी और अपनी कार्यप्रणाली में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त थी। तीसरी आलोचना समय के अपव्यय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को लेकर की गई और इसकी तुलना अमेरिकी संविधान 4 माह से की गई, जिसे निराजुद्दीन अहमद ने अपवहन समिति की संज्ञा दी। यह तुलना सर्वथा अनुचित है क्योंकि 1787 के अमेरिका की तुलना में भारत की भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता अत्यंत जटिल थी। अमेरिकी संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, राज्यों के संविधान और वंचित वर्गों SC सेंट के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए थे। चौथी आलोचना इसे कांग्रेस और हिंदुओं का प्रभुत्व वाली संस्था बताने की थी। ग्रेनविले ऑस्टिन और विंस्टन चर्चिल की टिप्पणियां भ्रामक थीं, क्योंकि कांग्रेस उस समय केवल एक दल नहीं, बल्कि विविध विचारधाराओं का एक व्यापक मंच था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे मुखर आलोचक को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना और अंतिम दस्तावेज का पूर्णतः पंथनिरपेक्ष होना यह सिद्ध करता है कि सभा ने दलीय और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर कार्य किया। अंतिम आलोचना इसे वकीलों का स्वर्ग कहने की थी, जिसका औचित्य यह है कि एक स्थायी और त्रुटिहीन कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए विधिक विशेषज्ञता और